Hello friends, welcome to Crack Science. I am Rimpi Pandey. Let's solve RPSC practice set 2013-14. हम लोगों ने 2013-14 के होम साइंस के पहले जो एग्जाम होते थे वो सब्जेक्ट के भी 2 पेपर होते थे। तो फर्स्ट पेपर सॉल्व कर लिया है। सेकंड पेपर देखते हैं 2013-14 में क्या था। फर्स्ट पेपर में सब्जेक्ट वाला भी ज़्यादा क्वेश्चन जो होता था वो टीचिंग से ही आ जाता था, या बीएड के जो क्वेश्चन, बीएड का जो पैटर्न लास्ट में मैंने एक वीडियो में लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे पेपर आए हुए हैं। चलिए देखते हैं सेकंड पेपर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फूड ग्रुप्स ऑक्यूपाइंग बेस ऑफ द फूड पिरामिड। वह भोज्य समूह जो खाद्य सूची स्तंभ पिरामिड के आधार पर स्थित होता है। ऑप्शन है फैट्स, ऑयल एंड शुगर, वसा, तेल एवं शर्करा। सेकेंड ऑप्शन मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट, दूध एवं मांस पदार्थ। थर्ड ऑप्शन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फल एवं सब्जियां। सीरियल्स एंड प्रोडक्ट, अनाज एवं पदार्थ। फोर्थ ऑप्शन, क्या फूड पिरामिड के जो बेस में क्या होता है वो होता है सीरियल्स एंड प्रोडक्ट, अनाज एवं पदार्थ। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज नीडेड फॉर फ्रूट जेली मेकिंग। फल जेली बनाने के लिए निम्न में से आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्रूट एक्सट्रैक्ट, फल सत्व, फ्रूट पल्प, फल का गूदा, या फ्रूट ओवर राइप फ्रूट, अधिक पके फल, या रॉ फ्रूट, कच्चे फल। तो जो फ्रूट जेली बनाने के लिए यूज करते हैं वो करते हैं फ्रूट पल्प, फल का गूदा यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमाइलेज रिच फूड इज ऑब्टेन बाई फॉलोइंग। एमाइलेज युक्त खाद्य पदार्थ निम्नलिखित में से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? इस ऑप्शन में फर्मेंटेशन से, खमीरीकरण द्वारा, या कुकिंग द्वारा, पकाने से, या स्प्राउटिंग द्वारा, अंकुरण द्वारा, या फोर्थ ऑप्शन सप्लीमेंटेशन, पूरक विधि द्वारा। ये होता है स्प्राउटिंग द्वारा, अंकुरण द्वारा। एमाइलेज का जो ऑब्टेन करते हैं, फॉर्मेशन होता है, वो होता है स्प्राउटिंग के दौरान, अंकुरण के दौरान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेबल पिकल कैन बी प्रिजर्व्ड बाय यूज ऑफ। सब्जियों का आचार संरक्षित होता है। सब्जियों का आचार संरक्षित होता है, पूछ रहा है। ऑयल, तेल से, विनेगर, सिरके से, सॉल्ट, नमक से, ऑल ऑफ द अबव। चारों से होता है, क्योंकि जो ऑयल, विनेगर या साल्ट, कोई भी पिकल बनाते हैं ये तीनों प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। ये तीनों चीजें हैं, पिकल जब बनाते हैं तो प्रिजर्वेटिव के काम में आते हैं, संरक्षण के काम में आते हैं। तेल भी, नमक भी एंड विनेगर, सिरका भी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन। निम्न में से एक इमल्सन का उदाहरण है। ऑयल, फर्स्ट ऑयल, सेकेंड मिल्क, थर्ड ऑप्शन हनी, शहद, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। फॉलोइंग एग्जाम इमल्सन का जो उदाहरण है ऑप्शन में वो है मिल्क, दूध। इमल्सन का पायसीकरण बोलते हैं हिंदी में, पायसीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शुगर सिरप व्हिच फॉर्म्स अ सॉफ्ट बॉल इन कोल्ड वाटर कैन बी यूज्ड टू मेकिंग द फॉलोइंग। ऐसी चीनी की चाशनी जो ठंडे पानी में नरम गोला बनाए उसे निम्नलिखित बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मूंगफली की चिक्की, पीनट चिक्की, कैरेमल, थर्ड ऑप्शन लड्डू, फोर्थ ऑप्शन बर्फी। तो ये जो यूज करते हैं चाशनी को ठंडे पानी में नरम गोला बनाने के बाद उसके बाद उसको प्रयोग में लाते हैं, उसको बोलते हैं कैरेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, with increase in energy intake need of the following nutrient also increases। ऊर्जा ग्रहण की मात्रा बढ़ने के साथ निम्न पोषक तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है। जब ऊर्जा ग्रहण की मात्रा बढ़ती है तो निम्नलिखित में से कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं उनकी भी आवश्यकता बढ़ जाती है। फर्स्ट ऑप्शन राइबोफ्लेविन, सेकेंड विटामिन सी, थर्ड विटामिन डी, फोर्थ कैल्शियम। तो ये मात्रा बढ़ जाती है राइबोफ्लेविन की। इसकी मात्रा बढ़ जाती है राइबोफ्लेविन की। 8th नंबर क्वेश्चन, फॉलोइंग इज नॉट मोनोसैकेराइड। निम्न में से एक सर्कीय मोनोसैकेराइड नहीं है। सैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। सैकेराइड में मोनोसैकेराइड कैसे याद करते हैं? इसको याद कर सकते हैं, तीन मोनोसैकेराइड होते हैं, जीजीएफ, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। ये होते हैं
मोनोसैकेराइड JGF, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। और डाइसैकेराइड होता है SML, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। तो यहाँ पूछा था नाट नहीं है, तो इसमें लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल WHR ऑफ अ मैन शुड नॉट बी मोर देन, एक पुरुष का सामान्य WHR निम्न में से अधिक नहीं होना चाहिए। WHR क्या होता है, इसको बोलते हैं ब्रेथ हिप रेशियो, ब्रेथ हिप टू रेशियो बोलते हैं। ये जो पुरुष का नॉर्मल होता है, ये ऑप्शन में है 0.8 या 0.7, थर्ड है 0.9 या 1 तो मैन में जो होता है वो होता है 0.9। अगर 1 से ज़्यादा हो, 0.9 से ज़्यादा 1 हो जाता है तो सीवियर में हो जाता है। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स फॉलोइंग फॉर देयर ग्रोथ, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हेतु निम्न में से आवश्यकता होती है। क्या ऑप्शन नंबर 1 ऑप्टिमल टेम्परेचर की, अनुकूल तापमान, ऑप्टिमम मॉइस्चर, अनुकूल नमी, ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स, अनुकूल पोषक तत्व, या ऑल ऑफ दी अबव। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पनपने के लिए, उनकी वृद्धि के लिए तीनों चीज की आवश्यकता, टेम्परेचर, तापमान भी चाहिए, पोषक तत्व भी चाहिए और मॉइस्चर भी चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, फॉलोइंग इज एन अप्रोच फॉर पर्सनल मैनेजमेंट, कर्मचारी प्रबंधन के हेतु निम्नलिखित अधिगम उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 1 ऑटोक्रेटिक, सेकंड डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक, तीसरा है टीम वर्क, समूह कार्य, फोर्थ है ऑल ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच फॉर पर्सनल मैनेजमेंट। जब पर्सनल मैनेजमेंट की बात आती है, अधिगम के कर्मचारी प्रबंध के अभिगम के लिए उपयुक्त होता है, वो होता है प्रजातांत्रिक। कर्मचारी के लिए हमेशा चीज क्या होती है, डेमोक्रेटिक। आप ऑटोक्रेटिक सहायता के बॉस जैसे बिहेव करेंगे तो जो एम्प्लॉय होगा वो भी अपने इंटरेस्ट के साथ वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट मेकिंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग फूड सर्विस इंस्टीट्यूशन, निम्न खाद्य सेवा प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा प्रतिष्ठान है जिसका लाभ अर्जित करना उद्देश्य नहीं है? पहला इंडस्ट्रियल कैंटीन, औद्योगिक कैंटीन, दूसरा होटल, तीसरा कैफेटेरिया, फोर्थ रेस्टोरेंट। किसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं? कैफेटेरिया का भी उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, रेस्टोरेंट का भी लाभ करना अर्जित होता है, होटल का भी तो होता ही है। इंडस्ट्रियल कैंटीन का लाभ अर्जित करना उद्देश्य नहीं होता, इसका मेन मकसद होता है कि वर्कर को या एम्प्लॉय को फूड प्रोवाइड किया जा सकते, रीजनेबल प्राइस में उनको फूड प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट, फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स गिव इम्पोर्टेंस टू रोटेशन ऑफ मेनू आफ्टर एन इंटरवल, निम्न संस्थान आहार सूची मेन्यू की पुनरावृत्ति को महत्व देता है। मतलब इसमें से कौन सा जो होता है पुनरावृत्ति की महत्व देता है, जो मेनू होता है पुनरावृत्ति मेनू को महत्व देता है। पहला ऑप्शन होटल, सेकंड हॉस्टल, थर्ड ढाबा, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो जो रोटेशन की बात होती है ये तीनों में होता है, ऑल ऑफ द अबव। होटल में भी रोटेशन होता है, सॉरी हॉस्टल में भी रोटेशन होता है, होटल में भी होता है, ढाबा में भी होता है। हॉस्टल में जैसे कि आज एक वीक में ये बनेगा, संडे के दिन ये होता है, नेक्स्ट संडे को भी वही बनता है। तो जो मेनू होता है वो रोटेट होता रहता है, इंटरवल के 1 वीक में 2 वीक में इंटरवल में रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, फॉलोइंग कैन बी अ चैलेंज फॉर एनी फूड सर्विस इंस्टीट्यूशन, किसी भी खाद्य सेवा प्रतिष्ठान के लिए निम्न एक चुनौती हो सकती है। मतलब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसी में खाद्य सेवा प्रतिष्ठान के एक चुनौती क्या हो सकती है खाद्य संस्थान के लिए, फूड सर्विस इंस्टीट्यूशन के लिए। पहला कॉस्ट कंट्रोल, दूसरा फूड सेफ्टी खाद्य सुरक्षा, तीसरा टेक्नोलॉजी तकनीकी उपयोग, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं कि लागत अंकुश के भी चैलेंज हो सकता है, फूड सेफ्टी का भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी यूज का भी हो सकता है, तकनीकी उपयोग का, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट फूड सर्विस सिस्टम इन हॉस्पिटल फॉर पेशेंट इज, अस्पताल में रोगियों के लिए सबसे उपयुक्त भोजन सेवा प्रणाली क्या है? अस्पताल में पूछ रहा है कि सबसे उपयुक्त भोजन प्रणाली क्या है। ऑप्शन स्वयं सेवा, सेल्फ सर्विस, बुफे सिस्टम, बुफे सर्विसेज, थर्ड ट्रे प्रणाली या ट्रे सिस्टम, फोर्थ कैफेटेरिया।
तो बात हॉस्पिटल की हो रही है पेशेंट के लिए, तो वो होगा ट्रे सिस्टम। ट्रे सिस्टम इसलिए होता है कि कोई भी ले जाके उनको खाना वहाँ पे प्रोवाइड कर दे उनके बेड पे से। स्वयं सेवा वो पे कैफेटेरिया में खुद उठ के जाना पड़ता है, तो हॉस्पिटल के लिए उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ रेयान फाइबर इज लाइक। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रेयान का रेशा दिखाई देता है। सूक्ष्मदर्शी से रेयान का रेशा कैसे दिखाई देता है? फर्स्ट ऑप्शन है ट्विस्टेड रिबन लाइक स्ट्रक्चर, ऐठे हुए रिबन के अनुसार। सेकेंड, हैलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, खोखली नली के समान। थर्ड ऑप्शन, लैडर स्ट्रक्चर, सीढ़ी के समान। फोर्थ ऑप्शन, रॉड लाइक स्ट्रक्चर विथ सेरिएशन, पतली पतली धारियों वाली छड़ के समान। तो ये ऑप्शन है पतली पतली धारियों वाले छड़ के समान, रॉड लाइक स्ट्रक्चर विथ सेरिएशन। 17 नंबर क्वेश्चन, इन वेट कंडीशन स्ट्रेंथ ऑफ वूल इज। भीगने के पश्चात ऊन रेशे की मजबूती क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है, या वेट कंडीशन डू नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस, ना बढ़ती है ना घटती है। फोर्थ, ना नाप दिए अब। तो जो ऊल होता है वो भीगने के पश्चात क्या होता है? कमजोर हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है। ऊल की जो स्ट्रेंथ मजबूती होती है वो घट जाती है, और कॉटन की जो मजबूती होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, फ्रेंच सीम इज सुटेबल फॉर। चोर सिलाई उपयुक्त है, किसके लिए उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर 1, मोटे वस्त्रों के लिए, थिक फैब्रिक के लिए। सेकंड ऑप्शन, वेलवेट फैब्रिक, वेलवेट के वस्त्रों के लिए। थर्ड, थिन एंड ट्रांसपेरेंट फैब्रिक, पतले व पारदर्शी वस्त्रों के लिए। फोर्थ ऑप्शन, रोएदार वस्त्रों के लिए, टाउलिंग मटेरियल। तो फ्रेंच सीम जो सुटेबल होती है वो होती है थिन एंड ट्रांसपेरेंट फैब्रिक। पतले व पारदर्शी वस्त्रों के लिए फ्रेंच सीम क्या होती है? उपयुक्त होती है सिलाई करने के लिए। From which stage of silk is obtained from the silkworm? रेशम के कीड़े से रेशम की किस अवस्था में प्राप्त किया जाता है? रेशम के कीड़े से रेशम किस अवस्था में प्राप्त किया जाता है? पहला स्टेज है फर्स्ट ऑप्शन एग स्टेज, अंडे वाली अवस्था में। दूसरा मॉथ स्टेज, पतंगे वाली अवस्था में। थर्ड लार्वा स्टेज, लार्वा की अवस्था में। फोर्थ प्यूपा स्टेज, प्यूपा की अवस्था में। तो जो सिल्क वार्म से सिल्क प्राप्त करते हैं वो करते हैं प्यूपा स्टेज में, प्यूपा वाली अवस्था में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, मैक्सिमम इलास्टिसिटी इज फाउंड इन। सबसे अधिक प्रत्यास्थता पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? सिल्क फाइबर में, रेशम के रेशों में, कॉटन फाइबर कपास के रेशों में, या ऊल फाइबर्स ऊनी रेशों में। फोर्थ ऑप्शन, लिनन फाइबर, लिनन के रेशों में। तो इलास्टिसिटी पूछ रहा है यहाँ ऑप्शन में, तो ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है, ये होती है सिल्क फाइबर में। ऊल में सबसे ज़्यादा रेजिलेंसी होती है, कंपेयर इस ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है वो होती है सिल्क फाइबर। कॉटन लिनन में बहुत वीक लेस होती है, लेस इलास्टिसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, ISO 9000 gives the assurance of। ISO 9000 आपको विश्वास दिलाता है, क्या विश्वास दिलाता है? ऑप्शन नंबर 1, इफेक्टिव वर्किंग मेथड, कारगर कार्य करने के तरीके को विश्वास दिलाता है। या सेकंड नंबर ऑप्शन, समय, टाइमली डिलीवर ऑफ गुड्स, समय पर उत्पाद को पहुंचाने की जिम्मेदारी दिलाता है। थर्ड नंबर है स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, मानकीकरण कार्य पद्धति व गुणवत्ता का विश्वास दिलाता है। फोर्थ ऑप्शन है एक्यूरेसी ऑफ वेट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, सही वजन व दाम का विश्वास दिलाता है। तो ये जो दिलाता है ये क्या काम करता है? ये मानकीकरण कार्य पद्धति व गुणवत्ता को विश्वास दिलाता है। स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस के स्टैंडर्डाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, एन इफेक्टिव इको फ्रेंडली ब्लीच ऑन फैब्रिक। पर्यावरणीय मित्रवत वस्त्रों पर प्रयोग में आने वाले विरंजक कारक हैं। इको फ्रेंडली ब्लीच की बात पूछ रहा है, इस ऑप्शन में कौन सा है? सोडियम परबोरेट, सेकेंड ऑप्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन सोडियम हाइपोक्लोराइड, फोर्थ ऑप्शन क्लोरीन ब्लीचेस।
बात ब्लीच की हो रही, तो ब्लीच दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग, दूसरा होता है रिड्यूसिंग ब्लीचेस। तो यहाँ पे जो इको फ्रेंडली ब्लीच है ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये ऑक्सीडाइज ब्लीच है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और सबसे बड़ी बात है ये इको फ्रेंडली है और सारे फैब्रिक पे अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd नंबर क्वेश्चन, इन स्किन डाइंग, स्किन रंगाई में क्या यूज करते हैं? फाइबर इज डाइट, ऑप्शन नंबर 1 फाइबर इज डाइट, वस्त्रों को रंगा जाता है। सेकंड नंबर यान इज डाइट, धागों को रंगा जाता है। थर्ड नंबर फाइबर्स आर डाइट, रेशों को रंगा जाता है। ऑल ऑफ दी अबव। तो स्किन डाइंग में जो किया जाता है वो धागों को रंगा जाता है, यान डाइंग करते हैं, यान इज डाइट, स्किन डाइंग में यान डाई करते हैं। 24th नंबर क्वेश्चन, हैंड बैग्स, बेल्ट, स्कार्फ, सनग्लासेस, वॉचेस एटसेट्रा आर आल्सो नोन एज। हैंड बैग, बेल्ट, स्कार्फ, धूप, चश्मा, घड़ी आदि वस्तु को यह कहा जाता है, मतलब ऑप्शन में पूछ रहा है क्या कहा जाता है? ज्वेलरी, आभूषण, ड्रेस एसेसरीज, प्रधान एसेसरीज। थर्ड ऑप्शन सरफेस ऑर्नामेंटेशन, सतह सजाने वाली वस्तुएं। फोर्थ ऑप्शन आइटम फॉर इम्फेसिस, महत्व प्रदान करने वाली वस्तुएं। तो ये जो हैंड बैग है, बेल्ट, स्कार्फ, सन ग्लासेस, वॉचेस जो यूज करते हैं ये करते हैं सरफेस ऑर्नामेंटेशन के लिए, सतह सजाने वाली वस्तु, मतलब ऊपर से अपने सजाने के लिए, चीज़ों को बेल्ट वेल्ट सजाने के लिए अपने आप को यूज करते हैं वॉचेस। फंक्शनल यूज भी है लेकिन उसके साथ साथ ऑर्नामेंटेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th नंबर, रेजिन इन सोप, साबुन में रेजिन इसलिए मिलाते हैं ताकि, ऑप्शन में पूछ रहा है क्यों मिलाते हैं रेजिन साबुन में। पहला ऑप्शन है इंक्रीजेड क्लींजिंग इफिशियंसी, उसकी स्वच्छ क्षमता बढ़ जाए। सेकेंड इंक्रीजेस इट साइज, उसके आकार में वृद्धि हो। थर्ड ऑप्शन मेक सोप्स येलो एंड ग्लेज्ड, साबुन पीला व चमकदार हो। फोर्थ ऑप्शन मेक सोप्स ट्रांसपेरेंट, साबुन में पारदर्शिता लाने के लिए। तो जो रेजिन का यूज करते हैं वो काम करते हैं उसकी स्वच्छ क्षमता बढ़ाए रखे, क्लीनिंग का काम करते हैं, ब्लीचिंग का भी काम करता है लेकिन उसके साथ क्लीन, यहाँ ऑप्शन में जो है मेन क्लीनिंग का काम करता है, इंक्रीज उसके क्लींजिंग इफिशियंसी को क्या करता है, बढ़ा देता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 26 नंबर क्वेश्चन, इन व्हिच इंटरव्यू टेक्निक क्लू एंड प्रॉम्प्ट्स आर प्रोवाइडेड बाय द इंटरव्यूअर टू ईच चाइल्ड फॉर फाइंडिंग आउट हर रीजन एंड थॉट्स बिहाइंड हर आंसर। क्या पूछ रहा है, साक्षात्कार की किस पद्धति में, साक्षात्कार की किस पद्धति में बच्चों को उसके उत्तर के पीछे छिपे कारणों और विचारों को जानने के लिए साक्षात्कारकर्ता द्वारा क्यूज एवं प्रॉम्प्ट दिए जाते हैं। ये पूछ रहा, ऑप्शन है स्ट्रक्चर इंटरव्यू, निर्मित साक्षात्कार में। दूसरा है ऑप्शन इनफॉर्मल इंटरव्यू, अनौपचारिक साक्षात्कार में। थर्ड है कैजुअल इंटरव्यू, साधारण साक्षात्कार में। फोर्थ है क्लिनिकल इंटरव्यू, नैदानिक साक्षात्कार में। क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट कीजिए। ये होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, निर्मित साक्षात्कार। उसमें क्या आता है, क्यूज एंड प्रॉम्प्ट में बने बनाए मैटर रहते हैं कि चाइल्ड जो से क्या करे, पहले से ही एक वे होता है पढ़ाने का जिसमें क्या करें, बच्चे की पुराने जो कारण हो छिपे हैं उसको जानने के लिए साक्षात्कार द्वारा यूज किए जाते हैं स्ट्रक्चर इंटरव्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, दी 4 ब्रॉड कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन राइट इंक्लूड, पूछ रहा है एंड द अदर 2 आर, मतलब बता रहा है बाल अधिकारियों के 4 प्रमुख श्रेणियों में सम्मिलित हैं। पहला खुद ही बता रहा है उत्तरजीविता का अधिकार, सेकंड ऑप्शन है विकास का अधिकार, राइट टू सर्वाइवल, राइट टू डेवलपमेंट, ये उसका अधिकार है। 2 और पूछ रहा है, इसमें ऑप्शन में से 2 कौन है? पहला ऑप्शन है राइट टू फुल न्यूट्रिशन एंड, अच्छा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, एक में ऑप्शन तो ये दोनों चूज करने पड़ेंगे, राइट टू फुल न्यूट्रिशन, राइट टू एजुकेशन, संपूर्ण पोषण का अधिकार या शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट ऑप्शन है सेकेंड नंबर राइट टू पार्टिसिपेंट, राइट टू क्रिएशन, सहभागिता का अधिकार एंड मनोरंजन का अधिकार।
थर्ड ऑप्शन है राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू पार्टिसिपेशन, सुरक्षा का अधिकार एंड सहभागिता का अधिकार। फोर्थ ऑप्शन है राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू फुल हेल्थ केयर, सुरक्षा का अधिकार एवं स्वास्थ्य की देखभाल का अधिकार। तो दो ऑप्शन इसमें से क्या है? पहला तो ऑप्शन ये है संपूर्ण पोषण का अधिकार, इसमें पहले जो जाएगा एंड राइट टू, संपूर्ण पोषण का अधिकार है उसे, और एजुकेशन का अधिकार है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट रिक्रिएशन का कोई मतलब नहीं है कि जरूरी नहीं कि हर बच्चा हर जगह पार्टिसिपेंट करे, प्रोटेक्शन का है, फिर यहाँ पे पार्टिसिपेशन आ गया है। फोर्थ ऑप्शन में राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू फुल हेल्थ केयर। फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज राइट, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू फुल हेल्थ केयर। थर्ड ऑप्शन राइट टू फुल न्यूट्रिशन, राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटल पेपर, थोड़ा ये हार्ड है, अभी आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो पेपर हार्ड है, थोड़ा पेपर को दो बार रिपीट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट। एक्सपेरिमेंटल 28 नंबर क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन इन चाइल्ड डेवलपमेंट प्रीमियरली यूज टू, बाल अध्ययन में प्रयोगात्मक शोध डिजाइन का उपयोग मुख्यतः किया जाता है उपकल्पना विकसित करने के लिए। फर्स्ट जनरेट हाइपोथेसिस, सेकेंड दो चर के बीच कारण एवं प्रभाव के रिश्तों को स्थापित करने के लिए, इस्टेब्लिश कॉजेस एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। थर्ड ऑप्शन विभिन्न चरों के बीच सहसंबंध स्थापित करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, स्टडी ओनली द कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन जो यूज करते हैं वो करते हैं इस्टेब्लिश कॉजेस एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो चर के बीच कारण एवं प्रभाव को जानने के लिए, इसमें रिश्ता स्थापित करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, मालिन्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन इज एन इंडियन एडेप्टेशन ऑफ। मालिन की भारतीय बच्चों की बुद्धि मापनी टेस्ट किस टेस्ट का भारतीय संस्करण है? मालिनी के द्वारा भारतीय बच्चों की बुद्धि मापनी टेस्ट किस टेस्ट का भारतीय संस्करण है? पहला ऑप्शन है स्टैनफोर्ड बिने स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, सेकेंड है कोहे ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, थर्ड ऑप्शन है वेस्लरस इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। इसका ऑप्शन राइट है वेस्लरस इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। मलिन इंटेलिजेंस स्केल जो है इंडियन चिल्ड्रन के लिए, ये वेस्लरस इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन से अडॉप्ट किया गया है। और ये जो WISC बोलते हैं इसको, कब के ऑप्शन क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, WISC ये डेवलप किया गया था, डेविड वेस्लर्स के द्वारा डेवलप किया गया था। ये भी इंटेलिजेंस स्केल को देखते हुए मलिन ने इंटेलिजेंस टेस्ट को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट कैट कंटेन्स। चिल्ड्रंस अप्रिसिएशन टेस्ट में होते हैं कितने कार्ड होते हैं? 31 कार्ड होते हैं पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन 25 कार्ड, थर्ड ऑप्शन 15 कार्ड, फोर्थ ऑप्शन 10 कार्ड। कितने कार्ड इसमें होते हैं? 31 कार्ड। 31 कार्ड होते हैं जो पिक्चर की तरह पिक्चर रहता है, उसे बच्चों को दिखा के टेस्ट किया जाता है, या कोई भी लाइन बना दिया जाएगा, कुछ भी बना के साइकोलॉजिकल उनके चिल्ड्रन का हेल्थ का टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी शुड बी रीच्ड ड्यूरिंग। कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता की उत्तम परंपरागत पोस्ट कन्वेंशनल अवस्था प्राप्त हो जानी चाहिए। कोलबर्ग के अकॉर्डिंग पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कब हो जाना चाहिए? एडल्टहुड में, वयस्क अवस्था में, या एडोलसेंस किशोरावस्था में, थर्ड लेट चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था में, फोर्थ अर्ली चाइल्डहुड में। कोलबर्ग के अकॉर्डिंग पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो होता है ये होता है एडोलसन स्टेज टू एडल्टहुड में होता है, लेकिन जो पोस्ट स्टार्ट जो हो जाता है वो हो जाता है रीच ड्यूरिंग। कोलबर्ग नैतिक उत्तर अवस्था प्राप्त हो जानी चाहिए, वो हो जानी चाहिए एडोलसन स्टेज में प्राप्त हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच प्रोग्राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग आंगनवाड़ी इन विलेजेस। गाँव में आंगनवाड़ी स्थापित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम जिम्मेदार है?
व्हिच प्रो रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग आंगनबाड़ी इन विलेज। पहला ऑप्शन है ट्राइशम, दूसरा है डॉक्रा, तीसरा है आईसीडीएस, फोर्थ है मनरेगा। तो आंगनबाड़ी जो प्रोग्राम आया था वो आया था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम, आईसीडीएस के थ्रू आया था। 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मॉन्टेसरी मेथड ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस इज गिवन ऑन। मॉन्टेसरी की पूर्व प्राथमिक शिक्षा पद्धति में सर्वाधिक महत्व दिया गया है। मॉन्टेसरी में पूर्व माध्यमिक शिक्षा पद्धति में सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है? पहला ऑप्शन है फेरी टेल्स एंड सॉन्ग को, ड्राइंग एंड पेंटिंग को, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है स्टिमुलेशन ऑन ट्रेनिंग ऑफ ऑल सेंसेस ऑफ चिल्ड्रन। बालक की सभी इंद्रियों के उत्तेजन और प्रशिक्षण पर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मॉन्टेसरी मेथड में दिया गया था स्टिमुलेशन ऑफ ट्रेनिंग ऑल सेंसेस ऑफ ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था मॉन्टेसरी मेथड में। सेंसेस के ऑर्गन पे उनको स्टिमुलेट करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, द मोस्ट सीरियस हैजार्ड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ creativity during adolescent period is due to their। किशोरावस्था के दौरान सृजनात्मक विकास में सर्वाधिक बाधा जिस कारण से पड़ती है वह है उनकी, क्या है? द मोस्ट सीरियस हैजार्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ, मतलब जब क्रिएटिविटी होती है एडोलसेंट के टाइम पे तो सबसे ज़्यादा सीरियस हैजार्ड कौन सा होता है? ऑप्शन में पहला ऑप्शन है रैपिड फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक विकास की तीव्रता, सेकंड ऑप्शन है इंटेंस डिजायर फॉर पीयर अप्रूवल, साथियों की सहमति की तीव्र उत्कंठा, थर्ड है इंटरेस्ट इन मेंबर्स ऑफ अपोजिट सेक्स, विपरीत लिंगियों में रुचि, फोर्थ ऑप्शन है इंटेंस प्रेशर ऑफ हिस्ट्री, पढ़ाई की तीव्र दबाव। सीरियस हैजार्ड जो होता है डेवलपमेंट क्रिएटिविटी के दौरान जो होता है पीरियड ड्यू टू दियर रैपिड फिजिकल ग्रोथ, बहुत तेजी से उनके अंदर ग्रोथ होता है। इस वजह से क्या होता है उनके सृजनात्मक चीज़ों पे क्या होता है फिजिकल चेंजेस बॉडी में बहुत होने लगते हैं, उसकी वजह से उनके क्रिएटिविटी में क्या होता है प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है द थिंकिंग ऑफ प्री ऑपरेशनल चाइल्ड इज डोमिनेंट बाय। एक प्री ऑपरेशनल बालक की सोच मुख्य रूप से संचालित होती है। प्री ऑपरेशनल की बात पूछ रहे हैं। परसेप्शन, पहला है प्रत्यक्षीकरण से, दूसरा है कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक से, संप्रत्युम तर्क से, थर्ड है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अमूर्त सोच से, नन ऑफ द उपयुक्त में से कोई नहीं। ये किसकी थ्योरी है? जीन पियाजे की थ्योरी है। प्री ऑपरेशनल थ्योरी की बात कर रहे हैं। प्री ऑपरेशनल कंक्रीट, पोस्ट ऑपरेशनल की बात पूछ रहे हैं। सेंसरी, सबसे पहले क्या है सेंसरी, दूसरा है प्री ऑपरेशनल, थर्ड कंक्रीट, फोर्थ पोस्ट। तो प्री ऑपरेशनल में जो बात करते हैं वो बात होती है कॉन्सेप्ट्स एंड लॉजिक की बात होती है, सॉरी तर्क की बात नहीं होती यहाँ पे, ये बात होती है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की, अमूर्त सोच की। कोई ऊपरी संपर्क मतलब कॉन्सेप्ट और लॉजिक का सोच नहीं होता। एक सेकंड, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। द थिंकिंग ऑफ प्री ऑपरेशनल चाइल्ड इज डोमिनेंट। प्री ऑपरेशनल की बात, आफ्टर थिंकिंग तो पोस्ट ऑपरेशन में होती है। ये होता है कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक। सही था, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक होता है प्री ऑपरेशनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बच्चा जो चीज़ देख पाता है उसी के बारे में वो चीज़ को सोच पाता है, लॉजिक लगा पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल चिल्ड्रन डिफर फ्रॉम ईच अदर इन। व्यक्तिगत रूप से शिशुओं एवं एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किसमें भिन्न होते हैं व्यक्ति? पर्सनल इंडिविजुअल चिल्ड्रन डिफरेंस किसमें होता है? ऑप्शन, पहला ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, सेकेंड ऑप्शन रेट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की गति में, थर्ड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के क्रम में, और डायरेक्शन, फोर्थ ऑप्शन डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दिशाओं में। इंडिविजुअल जो डिफरेंस होता है तो वो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। रेट जो होता है वो सेम होता है, सीक्वेंस सेम होगा, डायरेक्शन सेम होता है, लेकिन जो उनकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ की बात होती है, अगर जैसे बच्चे का ग्रोथ हो जाता है उस हिसाब से क्या होता है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे के क्या है पूरक ही हैं, तो डिफर करेगा। हर बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है, डेवलपमेंट उसका अलग अलग करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी चाइल्ड इज यूनिक मीन्स दैट, प्रत्येक बालक विशिष्ट है का अर्थ है कि, प्रत्येक बालक विशिष्ट है का अर्थ है कि ऑप्शन क्या है, नो टू चिल्ड्रन आर अलाइक इन देयर एबिलिटी इंटरेस्ट एंड टैलेंट। फर्स्ट ऑप्शन, कोई भी दो बच्चे अपनी योग्यता रुचियों प्रतिभाओं में से एक नहीं होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, चिल्ड्रन डू नॉट हैव एनी कॉमन क्वालिटी नॉट डू दे शेयर कॉमन गोल्स। बच्चों में कोई भी गुण एक समान नहीं होते, ना ही उनके उद्देश्य एक समान होते हैं। सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, अ कॉमन करिकुलम फॉर ऑल सेम एज चिल्ड्रन इज नॉट पॉसिबल। हम उम्र बच्चों के लिए एक समान पाठ्यक्रम संभव नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है, इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप द पोटेंशियल ऑफ चिल्ड्रन इन अ हेट्रोजीनियस क्लासेस। विभिन्न रूपी बच्चों को कक्षा में बच्चों की समझताओं का विकास असंभव है। ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। कोई भी दो बच्चों अपनी योग्यताओं में से एक नहीं होते हैं। नो, ये होता है एवरी चाइल्ड यूनिक मीन्स होता है कि कोई भी बच्चा एक समान नहीं होता है प्रतिभा में सबकी से। नो टू चिल्ड्रन आर लाइक देयर एबिलिटी एंड टैलेंट, एक दूसरे के समान नहीं होते। क्वालिटी सेम हो सकती है, जैसे वो भी वो चीज़ लाइक कर रहा है, हम भी वो चीज़ शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के गोल से। मेरा भी जैसे गोल है डिग्री लेना है, उसका भी गोल डिग्री ही लेना है, तो हो सकता है, लेकिन एबिलिटी इंटरेस्ट टैलेंट एक जैसे नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, an individual is influenced by the heredity and by his environment in the way, एक व्यक्ति अपने वंशानुक्रम से तथा अपने वातावरण से जिस तरह प्रभावित होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक व्यक्ति अपने वंशानुक्रम से तथा अपने वातावरण से जिस तरह प्रभावित होता है, तो क्या होता है ऑप्शन में, डोमिनेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली बाय हिज हेरिडिटी, मुख्य रूप से सिर्फ अपने वंशानुक्रम से। सेकेंड ऑप्शन, डोमिनेंटली इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय द इन्वायरमेंट, मुख्य रूप से अपने ही वातावरण से। थर्ड नंबर, डोमिनेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन हिज हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। फोर्थ ऑप्शन, नन ऑफ दी, मुख्य रूप से अपने वंशानुक्रम और वातावरण के बीच की अंतःक्रिया से क्या होता है, प्रभावित होता है। वंशानुक्रम वातावरण दोनों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है, उसी से क्या होता है, व्यक्ति जो होता है प्रभावित होता है। 39 नंबर क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन बीइंग इज मोस्टली, मानव में गर्भकाल का जो डेज होता है वो होता है, कितना डेज होता है मानव में गर्भकाल का, 80 दिन, 280 दिन, 300 दिन या 320 दिन। ये होता है 280 दिन, ऑप्शन में जो है 280 दिन। 40 नंबर क्वेश्चन, एक्सटेंशन एजुकेशन इन होम साइंस कंबाइंस बोथ, गृह विज्ञान की प्रसार शिक्षा में निम्न दोनों को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है, दो चीज को। पहला ऑप्शन, वैल्यू एंड स्किल को, मूल्य एवं कौशल को। सेकेंड ऑप्शन, नॉलेज एंड एप्लीकेशन टेक्निक, ज्ञान एवं प्रयोग की तकनीकी को। थर्ड ऑप्शन है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्र को। फोर्थ है लिटरेसी ऑफ एडल्ट एंड चिल्ड्रन, वयस्क एवं बच्चों की साक्षरता। तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन में कंबाइंस करता है वो करता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, दोनों चीज़ें। फॉर्मल एजुकेशन भी दिया जाएगा और इन औपचारिक अनौपचारिक दोनों क्षेत्र में ध्यान में रखते हुए एक्सटेंशन एजुकेशन को होम साइंस से जोड़ा जाता है। क्योंकि बात है होम जो होता है वो अनौपचारिक में आ जाता है, साइंस जो है वो फॉर्मल है और होम जो है इनफॉर्मल है। तो दोनों को जब जोड़ देते हैं तो दोनों सेक्टर को क्या करता है, कंबाइन करता है। 41 नंबर क्वेश्चन, अ कम्युनिकेशन मॉडल इंक्लूड्स, एक संप्रेषण मॉडल में समाहित होता है। क्या होता है संप्रेषण मॉडल में, पहला जो संप्रेषण कम्युनिकेशन मॉडल है, पहला है स्पीकर स्पीच चैनल एंड ऑडियंस। सेकेंड, सेंडर मैसेज डेस्टिनेशन एंड रिसीवर, प्रेषक संदेश गंतव्यों प्राप्त करता। थर्ड ऑप्शन, सेंडर मैसेज ट्रीटमेंट चैनल एंड रिसीवर, मतलब प्रेषक हो, संदेश हो, फिर व्यवहार हो, फिर माध्यम हो, फिर प्राप्त करता हो। फोर्थ ऑप्शन है सेंडर ट्रांसमीटर, प्रेषक प्रसारक, सिग्नल संकेत, डेस्टिनेशन गंतव्य एंड रिसीवर। तो जो कम्युनिकेशन मॉडल होता है सबसे पहले क्या होता है, सेंडर होता है।
सेंडर या स्पीकर कोई भी हो सकता है। तो इस ऑप्शन में आते हैं सबसे पहले क्या होता है, सेंडर होता है। सेंडर के बाद क्या होता है, मैसेज होता है। मैसेज जैसे भी कोई भी मैसेज है तो मैसेज के बाद उसका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। मैसेज के बाद ट्रीटमेंट करते हैं, हाँ फिर चैनल चूज करते हैं कि कैसे देंगे, रिटर्न देंगे या वोकल देंगे, किस तरीके से करेंगे, जो हमारा कम्युनिकेशन चैनल रहेगा। एंड उसके बाद कहते हैं उसके थ्रू क्या बात बात होते हैं, जब हम किसी चीज़ मान लीजिए स्पीकर ही ले लिया तो उसके थ्रू क्या कर रहे हैं, अपने मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं। तो कौन रिसीव कर रहा है, रिसीवर। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में 41 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 42 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। पेपर ये थोड़ा हार्ड है, प्रैक्टिस करिएगा। अगेन बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस देखिएगा, करिएगा, क्योंकि पेपर का जो लेबल है ये आरपीएससी कैसे डिज़ाइन करता है ये बात समझने की ज़रूरत है। पेपर आने वाले एग्ज़ाम में पेपर हार्ड ही आएंगे, इजी नहीं आएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग and please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.